हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सब इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना लिया। ठीक है, सेम चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सेम चैप्टर था। बट उस वीडियो में क्या हुआ है, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब कवर किए। 4 घंटे से ऊपर की वो वीडियो थी। और आपने एनसीईआरटी का जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या बहुत ज्यादा डाउट है तो वो पूरी वीडियो देख लो एक बार। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक बार डेरिवेशन गो थ्रू करने हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ अपन डेरिवेशन वाला पार्ट ही देखने वाले हैं। ये बात, अब कौन कौन से डेरिवेशन देखने हैं हमें एक बार वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर तो 10 डेरिवेशन है। कूलम्ब से देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से क्या इंटेंसिटी होती है उसकी एक्सिस पर, वो देखेंगे। डायपोल की एक्सिस पर क्या इंटेंसिटी आती है, डायपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन वो देखना है। यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पर लगने वाला टॉर्क, यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है वो देखना है। गॉस लॉ उसका छोटा सा एक प्रूफ है, वो देखने वाले हैं। और इस गॉस लॉ की जो तीनों एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और लास्ट है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो निकालना है। ठीक है, तो ये सारे सारे डेरिवेशन अपन देखने वाले हैं। अराउंड 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब अपने पास कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को देख रहे हैं, किस फॉर्म में लिख रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में। भाई फोर्स है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो लिख दो वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन के साथ लिख दो, है ना, वेक्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है भाई। यहाँ पर डायग्राम में दो चार्ज है, Q1 और Q2 दिख रहे हैं। Q1 और Q2, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है R1 वेक्टर, एक दिख रहा है R2 वेक्टर, एक दिख रहा है R वेक्टर। तो R1 बता रहा है Q1 की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। R1 को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, नाम सुने होंगे आपने, पोजीशन बताने वाला वेक्टर। Q2 की पोजीशन क्या है वो बता रहा है R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और Q1 और Q2 के बीच में R है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना। ठीक है, तो Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर है R2, और Q1 और Q2 के बीच में एक और वेक्टर है R वेक्टर, जिसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले एक काम करो, यहाँ पर आप ना, आपको सुंदर सा एक ट्राइंगल दिख रहा है भाई। ट्राइंगल दिखा के ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, और ये वेक्टर इधर। देखा ट्राइंगल? देखा ट्राइंगल? देखा ट्राइंगल? तो क्यों बोल रहा हूँ ट्राइंगल ट्राइंगल के बारे में? ट्राइंगल लो लगाना है, ट्राइंगल लो। बोलो कौन बनेगा रिजल्टेंट? R1 R और R2 याद होना चाहिए भाई। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, उल्टा कौन भागा? ये इधर जा रहा था अच्छा खासा, ये भी यहीं जा रहा था। क्या ये वाला यहाँ आ गया क्या? ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, ये वाला यहाँ नहीं आया। एक साइकिल नहीं बना, एक साइकिल बनते बनते टूट गया। साइकिल को किसने तोड़ा? इसने तोड़ा, इसने। तो जिसने तोड़ा वही क्या होता है? रिजल्टेंट। वही क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो ये ना रिजल्टेंट है जो उल्टा भागता है, साइकिल तोड़ने वाला, एक ऑर्डर ब्रेक करने वाला। ऑर्डर को यहाँ पर किसने ब्रेक किया भाई? तो R1 यहाँ जा रहा था, R यहाँ जा रहा है, R2 यहाँ नहीं आया। देख गया रिजल्टेंट? ठीक है, रिजल्टेंट दिख गया भाई। तो R2 है यहाँ पर ना, रिजल्टेंट है R1 का और R का। तो R कितना आया? R2 माइनस R1। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकालते थे ऐसे 11th क्लास में। ठीक है, चलिए अब क्या, अब ये हमें डायरेक्शन की बात करनी है। हम निकालते भाई Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स और Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स। अगर आपको पता हो कि भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन को हम ए क्या बोलते हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन ए क्या बोलते हैं, याद है कुछ? भाई ये ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ याद है? ये ए वेक्टर है कंप्लीट, ये उसका मैग्नीट्यूड, और ये ए कैप डायरेक्शन, याद है ना? ए कैप को आप लिखते थे ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। 11th क्लास की बात है भाई। वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसे ही ये जो वेक्टर है ये वाला, इसकी डायरेक्शन ये है आर कैप। क्या है? आर कैप। वेक्टर की डायरेक्शन, अरे यार क्या कर रहा हूँ, वेक्टर की डायरेक्शन आर कैप। तो फिर ये क्या है? माइनस आर कैप। एनी है, एनी है। ठीक है,
अच्छा, अब ये दोनों चार्ज अब लिखने वाले अपन कूलम्ब से वेक्टर फॉर्म, दोनों चार्ज हो सकता है पॉजिटिव हो, दोनों चार्ज हो सकता है नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने दोनों पर प्लस मान लिया, ठीक है। अब उनको सिर्फ वेक्टर फॉर्म लिखनी है ना, ऐसा ज्यादा तामझाम नहीं करना। आ जाओ, तो अब लिखते हैं पहले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फिर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और फिर अपन लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली कर लेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में 2 पर लगने वाला फोर्स जो 1 ने लगाया, तो 2 पर 1 ने क्या लगाया, 2 पर 1 ने क्या लगाया, मैंने दोनों चार्ज बोले थे पॉजिटिव, मैंने बोला कि मैं दोनों चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव। तो इस पर क्या लगा, इधर रिपल्शन, इस पर भी क्या लगेगा, इधर रिपल्शन। फोर, ये फोर्स लगा 2 पर, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। स्टैंडर्ड सिंबल से F12 और F21, F21 मतलब फोर्स लगा 2 पर, किसने लगाया 1 पर, F12 फोर्स लगा 1 पर, किसने लगाया 2 ने, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। चलिए, तो F21 फॉर्मूला बोलो पहले तो, ओनली मैग्नीट्यूड, पहले लिखो मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब इस वेक्टर की यहां से तक की लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस है भाई, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, जिसको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है वेक्टर की लेंथ, लेंथ का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैं लिखा हूं इसकी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में मुझे चाहिए डायरेक्शन, आप मुझे बताओगे F21 की डायरेक्शन क्या आर कैप है या माइनस आर कैप, F21 की डायरेक्शन आर कैप है या माइनस आर कैप, दिख रहा है साफ साफ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, आर कैप है। क्या पूछ लिया ये, अरे शर्म ही आ गई। F21 K Q1 Q2, ये वेक्टर फॉर्म आ चुकी है वैसे तो, ये वेक्टर फॉर्म आ चुकी है, बट मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आर कैप, जैसे ए कैप को लिखते हो, ए कैप को क्या, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए कैप क्या है, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, हम लिखेंगे आर कैप को आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, लिख दिया। तो F21 लिखोगे आपके Q1 Q2 बाय आर वेक्टर मोड, और ये क्यूब और ये आर वेक्टर, लिख दिया। ठीक, अब इसको आप फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, आर वेक्टर की जगह ये लिख दो, आर वेक्टर की जगह क्या, R2 माइनस R1, दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा K Q1 Q2, आर वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 मोड क्यूब आ गया, और ये ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, मोड नहीं ऊपर है ना, पूरा वेक्टर है, R2 वेक्टर माइनस R1, ये है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली आप डाल सकते हो इसको सिमिलरली करके F12, बस जहां 1 है वहां 2 कर लो, जहां 2 है वहां 1 कर लो, ये हो जाएगा K Q1 Q2 R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। बेटा मोड लग रहा है इसलिए एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा, ये बेटा मोड है ना, मोड क्या फर्क पड़ेगा मोड में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, तो कुछ भी रख लो, यहाँ फर्क पड़ेगा, R1 R2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये है प्रॉपर वेक्टर फॉर्म। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो, यहां कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम, बट ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला डायरेक्शन तक ये जो वेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूं, यहाँ से माइनस बाहर ले लूं, तो ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि F21 और F12 दोनों है तो वैसे बराबर, बट एक दूसरे क्या है, अपोजिट, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। R2 माइनस R1 है, बट ये R1 माइनस R2 है, कॉमन लोगे नेगेटिव साइन आएगा, सेम बन जाएगा, बट माइनस साइन का फर्क आएगा यहाँ पर। ये दोनों फोर्स, पहले चार्ज ने जो दूसरे पर लगाया, दूसरे ने जो पहले पर लगाया, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं इसको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से आपको डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं एक बार और बना के दिखाता हूँ डायग्राम, कि भाई एक ना एक रिंग बना लो आप, एक रिंग है भाई, है ना, ये रिंग हो गई ये रिंग, ठीक है। इस रिंग की वजह से आपको इंटेंसिटी निकालनी है,
कहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ ले लेंगे अपना, भी ले ही लो। इस रिंग पर कुछ चार्ज है सपोज पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ आपसे पूछिए एट अ डिस्टेंस क्या है, ये एक्स है, एक्स डिस्टेंस पूछिए। और ये रेडियस होगी इसकी, क्या रेडियस है, आर है, ये इसकी रेडियस हो गई आर, ये डिस्टेंस हो गई एक्स। और इस रिंग का कुछ चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, इसका टोटल चार्ज है, कैपिटल क्यू क्या है, इसका टोटल चार्ज है। तो इस पूरे चार्ज रिंग की वजह से रिंग बड़े कुछ ऐसे खड़ी है, रिंग ऐसे खड़ी है, तो सेंटर से यहाँ, इसे बोलते हैं रिंग की एक्सिस। तो रिंग की एक्सिस के इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर, इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। पहली बात तो यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर के लिए आपके पास जो चार्ज है वो होना चाहिए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। जबकि यहाँ पे बोला है रिंग है, रिंग को हम पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते इसे डायरेक्टली, रिंग का मतलब रिंग होता है यार, पॉइंट चार्ज इतना सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाई इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पर कैसे निकाल दूं मैं इंटेंसिटी, मेरे पास फॉर्मूला तो अभी के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है, पर के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाने के लिए आपका जो चार्ज है क्यू कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब दो मैं क्या करूँ, आप क्या करो, ये पूरा तो चार्ज है रिंग का, छोड़ दो उसको आप, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज लो डी क्यू, छोटा सा चार्ज डी क्यू, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज, ये एक छोटी सी लेंथ दिख रही है डीएल, यहाँ पर आपको लेंथ दिख रही है डीएल, डीएल आप समझते हो, डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल। रिंग की टोटल लेंथ तो क्या है 2 पाई आर, मैं 2 पाई लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं तो रिंग की इस टोटल बहुत छोटा सा पार्ट लो डीएल, डीएल इज वेरी वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है। तो इस छोटी सी लेंथ में छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यू, और डी क्यू क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है तो डी क्यू को मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। मुझे यहां निकालनी है इंटेंसिटी, तो बोलो इस डी क्यू की वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या होगी इंटेंसिटी की। अगर आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत आ रही है, जब भी दिक्कत आए तो एक टेस्ट चार्ज तुरंत एज्यूम कर लिया करो, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो जहां डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी निकालनी है। अब सोचो वो टेस्ट चार्ज इस वाले डी क्यू से, मैं पूरी रिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डी क्यू की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डी क्यू मेरे लिए एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी वो इधर जाएगी, क्यों, टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज क्या होगा, डी क्यू से रिपेल हुआ, यहाँ भाग गया, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इसका नाम दिया मैंने डी, क्यों, ई नहीं बोलना, ई तो टोटल इंटेंसिटी है, छोटे से चार्ज डी क्यू की इंटेंसिटी भी छोटी सी आएगी डी, ठीक है। ऐसे अगर बेटा मैं एक छोटा सा चार्ज यहां पर भी लूं, एक छोटी सी लेंथ पर छोटा सा चार्ज अगर मैं डी क्यू यहां पर भी लूं, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी यहां आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी डी, टेस्ट चार्ज रख लो उधर भाग जाएगा, आएगी नहीं आएगी। अब आप बताओ मुझे, क्या ये डिस्टेंस x है, ये r है ना, ये x हुआ, ये x हुआ, ये r हुआ, तो ये लगा लो पाइथागोरस, तो ये क्या हुआ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मुझे 4 से लेकर पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए, जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसमें r क्या है, पॉइंट से लेकर 4 तक की डिस्टेंस, 4 से पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ गई पाइथागोरस से रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो बेटा ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल एकदम सेम है, एकदम सेम मतलब ये एंगल भी थीटा ही होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल एकदम सेम है, ये थीटा है तो इसके सामने वर्टिकल अपोजिट थीटा, और ये भी थीटा होगा। डी का ये वाला कंपोनेंट डी cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना है भाई डी cos थीटा, डी का ये वाला कंपोनेंट डी ई cos थीटा, और ये वाला डी ई sin थीटा। ऐसे डी का बेटा ये वाला डी cos है और ये वाला डी sin थीटा। आप बताओ, आपको समझ में आ गया होगा क्या करने वाला हूं मैं। डी का ये डी sin थीटा, डी का ये डी cos थीटा, इस डी का ये डी cos थीटा, ये डी sin थीटा, ये डी ई sin थीटा और ये डी sin थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, डी sin थीटा डी sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट डी ई sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, और बचे डी cos थीटा, इसका ये वाला डी cos थीटा, इसका ये वाला डी cos थीटा, दोनों डी ई cos थीटा, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन सेम है, तो ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड तो करूंगा मैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको 2 ही डी क्यू दिखाए हैं, इस रिंग पर 2 ही डी क्यू दिखाए ऊपर नीचे, तो मेरे पास 2 कंपोनेंट आए डी ई cos थीटा सेम डायरेक्शन में ऐड होने के लिए। बट आप सोचो क्या इस रिंग पर क्या ऐसे 2 ही डी क्यू है, 2 ही डी क्यू है, नहीं, यहां से यहां तक बहुत सारे डी क्यू है, बहुत सारे इनफाइनाइट डी क्यू है। तो उस इनफाइनाइट डी क्यू की वजह से ये सारे कंपोनेंट कौन से डी ई cos थीटा ऐड होते चले जाएंगे,
तो जो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी आएगी बेटा, नेट इंटेंसिटी आएगी वो उन सारे डीई कॉस थीटा का सम होगी। मतलब मुझे सारे डीई कॉस थीटा, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? इंटीग्रेशन करना है। सही है। और ये डीई है क्या? ये डीई है क्या? डीई इस छोटे से डी क्यू की वजह से इंटेंसिटी है। तो अगर आप डीई को लिखते हो यहाँ पर, डीई क्या है? एक छोटे से पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से इंटेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज डी क्यू वाली इंटेंसिटी क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यू की जगह पॉइंट चार्ज क्या है? डी क्यू है। तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक? चार्ज से लेकर पॉइंट तक, चार्ज से लेकर पॉइंट तक, चार्ज से लेकर पॉइंट तक। ये इसका स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के ऊपर रूट आ रहा है, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी ई उठा के यहां डालो भाई, तो ई आ जाएगा। इंटीग्रेशन डालो भाई, ये क्या है? के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। कॉस आप लोगों को पता है बी बाय एच होता है। थीटा ये रहा, बेस ये रहा, एच ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर रूट लगा दिया, हाफ पावर हाफ। ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर करो बेटा, ये एक्स डिस्टेंस भी फिक्स है, ये एक्स डिस्टेंस फिक्स है, ये एक्स बाहर करो। ये वाला डिस्टेंस ये देखो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ, तो पावर 1 और पावर हाफ पावर 3/2। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, सब बाहर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 प्लस हाफ 3/2। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू। अंदर क्या रह गया? सिर्फ इंटीग्रेशन में डी क्यू रह गया, ये रह गया। अब डी क्यू क्या था भाई? डी क्यू था ये छोटा सा चार्ज, डी क्यू पॉइंट चार्ज, रिंग का एक छोटा सा हिस्सा। तो ऐसे डी क्यू कितने यहाँ पर बताया था आपको अभी? ऐसे डी क्यू कितने यहाँ पर? डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, कितने सारे? बहुत सारे डी क्यू डी क्यू। तो इतने सारे डी क्यू, इतने सारे डी क्यू का इंटीग्रेशन, मतलब सारे डी क्यू को आप जोड़ते चले जाओगे। तो जब डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे के सारे डी क्यू आप ऐड कर लोगे, सारे डी क्यू को आप ऐड कर लोगे, सारे डी क्यू को आप जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आएगा? टोटल चार्ज। इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। सो फाइनल आंसर इंटेंसिटी के, दिस इज टोटल चार्ज क्यू, साथ में क्या है? एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये क्या आ गया भैया? ये है इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। करेक्ट। इसमें से एक स्पेशल केस निकाल देता हूं मैं आपके लिए। अगर मुझे सेंटर पर इंटेंसिटी पूछते, रिंग के सेंटर पे अगर मैं इस पॉइंट को उठा के सेंटर पे ही ले आऊं, इसको उठा के यहां रख दूं, तो बड़ा ये x कितना हो जाएगा? ये x कितना हो जाएगा? ये x कितना हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। x डाल दो, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0 करोगे तो आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ करोगे 0 तो पूरा खत्म हो जाएगा। रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होती है? हमेशा 0, याद रखना। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी है? 0, और एक्सिस पर कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पर कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, कुछ डेरिवेशंस आएंगे, ध्यान देखना भाई, 3-4 डेरिवेशन करने वाले पर। चलिए देखिए, डायपोल की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। 2 जगह निकालेंगे, एक होती है डायपोल की एक्सिस और एक होता है इक्वेटर। ठीक है, अब डायपोल एक्सिस और डायपोल इक्वेटर क्या है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, कि भाई डायपोल है ये डायपोल है, 2 चार्ज आपको दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेंगे अपन इसको। ये इस डायपोल का क्या है? सेंटर है। तो डायपोल एक्सिस ही होती है भाई, दिस इज द लाइन जॉइन द 2 चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आर पार निकाल दो ऐसे ही। इस लाइन का नाम क्या? डायपोल एक्सिस। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या? डायपोल एक्सिस। ठीक है, एक चीज। दूसरी लाइन होती है ये वाली, दूसरी होती है ये वाली, इससे बोलते हैं हम क्या? डायपोल इक्वेटर। ठीक है, डायपोल इक्वेटर, डायपोल एक्सिस एंड डायपोल इक्वेटर। डायपोल इक्वेटर जो इन दोनों के सेंटर से जाएगी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको आप एक्सियल लाइन बोल सकते हो और इसको इक्वेटोरियल लाइन। ये है एक्सियल लाइन और सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर, ये है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इन दोनों डेरिवेशंस के अंदर, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? इस डायपोल एक्सिस से किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और इक्वेटर के किसी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे
डायपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, राइट। चलो करें, तो अपन नए पेज पे कर लेते हैं, आ जाओ। ये डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल हो गया, दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर, और ये है अपनी डायपोल एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है ए जहां इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, और बेटा ए पॉइंट डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। पॉइंट ए जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, पॉइंट ए जहां आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, उसकी डिस्टेंस डायपोल के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस है, और क्योंकि ये ओ मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस मैं ए मान रहा हूं, तो ये वाली भी मैं ए मानूंगा। कहां से कहां तक बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये ए है, ये है, सेंटर से चार्ज तक की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से चार्ज तक की डिस्टेंस ए है। डायग्राम क्लियर है? तो दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल बना रहे हैं, तो यहां से तक की दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस या डायपोल की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, डायपोल लेंथ कितनी है भाई, कितनी है ये तो 2l है ना, क्या है ये, क्या है ये 2l है, ठीक है। डायपोल मोमेंट कहां होता है, डायपोल मोमेंट कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन है ये, ठीक है, वापस सुन लो, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, एंड पी वेक्टर इज व्हाट, इट इज पी इंटू पी कैप। वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू इंटू डिस्टेंस। पी क्या होता है, पी बराबर क्यू डी था, क्यू डी क्या था, पी बराबर क्यू डी, डी क्या थी, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, डी क्या है, यहां से तक की डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये लिखी 2l थोड़ी 2a, 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 लो 2a, ठीक है। सो q into 2a and this is p cap. p cap is direction of dipole moment which is from negative to positive. ठीक, तो ये कुछ चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, डायपोल आ गया, डायपोल मोमेंट लिख दिया, डायरेक्शन लिख दी, p cap डायरेक्शन शो कर दी, और p डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड q into d के हिसाब से लिख दिया, d मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब हमें पॉइंट a पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। अब पॉइंट a पर इंटेंसिटी किसकी वजह से आएगी, किसी एक चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज की वजह से। फील्ड किसकी वजह से बनता है, कितने भी चार्ज रखें, कितने भी चार्ज रखें, बोलो बोलो, q चार्ज की वजह से, r डिस्टेंस पर, एक पॉइंट चार्ज है q, एक पॉइंट चार्ज है q, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, kq बाय r स्क्वायर आता है। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी kq बाय r स्क्वायर। q मतलब मैग्नीट्यूड, साइन मत डालना, r क्या है, चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो मेरे पास तो यहाँ पर दो चार्ज है प्लस क्यू, तो बोलो भाई प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, इसको मैं E1 नाम दे दूं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां कहा A पर इंटेंसिटी, फॉर्मूला बोलो भाई K Q बाय स्क्वायर, K ये वाला Q, ये वाला जिसकी वजह से आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, ये वाला Q अपन R, R का मतलब डिस्टेंस चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक की जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो। तो इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, बोलो क्या डिस्टेंस है, इस चार्ज से इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस क्या है, क्या है ये डिस्टेंस, देखो अगर ये वाली पूरी R है, ये पूरी R है, ये A है, ये R है, ये R है और ये A है, तो कितनी बची, ये कितनी बची, कितनी बची, R माइनस A बची, बची नहीं बची, R माइनस A बच रही है, बची, तो भाई लिख दो डिस्टेंस, उसमें क्या है, तो R माइनस A का स्क्वायर, तो K क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, ठीक है, उसको अपन E2 नाम दे दें, E2 बोलो, E2 बोलो भाई, K क्यू बाय R स्क्वायर, सेम होगा K क्यू बाय R स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज है भले, बट चार्ज का साइन नहीं डालेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड बाय R स्क्वायर। बोलो भाई नेगेटिव चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, ये नेगेटिव चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये अगर R है, ये वाला पार्ट A है, यहां से यहां तक आ रहे और ये A है, तो क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, R प्लस है, ध्यान से बोल लो, R प्लस A। ये दो इंटेंसिटी के लिखे मैग्नीट्यूड, क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड। अब मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं डायग्राम के अंदर, देखना भाई डायरेक्शन, बोलो ये तो प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी लिखी मैंने E1, डायरेक्शन कहां होगी यहाँ पे, डायरेक्शन
कैसे होते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए? टेस्ट चार्ज लिया करो, इंटेंसिटी डायरेक्शन चेक करने टेस्ट चार्ज रखा करो। यहाँ रखा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इससे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू से, ये टेस्ट चार्ज क्या होगा? रिपेल कहां? इधर। ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को इधर भागेगा, डायरेक्शन जाके चेक करके वो मैंने बताई थी। तो प्लस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी E1 है उसकी डायरेक्शन यहाँ क्या? इधर है, E1। इस तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ रखा हुआ जो टेस्ट चार्ज, यहाँ जो टेस्ट चार्ज हमने एज्यूम किया था वो इधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव से। अब बताओ भाई, E1 और E2 दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखे हैं, ये दोनों के मैग्नीट्यूड लिखे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, और ये डायरेक्शन आ चुकी हैं, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालने के लिए उनका मैग्नीट्यूड आपस में मैच कर सकते हैं। सो जो नेट इंटेंसिटी आएगी, नेट, आप इनको मैच कर लो भाई। E1 में से E2 निकाल दो। E1 बड़ी इंटेंसिटी है, क्यों बड़ी भाई? E1 इस प्लस क्यू की है, और प्लस क्यू ए के पास है, जो चार्ज इन दोनों में से ए के पास है, जो चार्ज पास है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है कि भाई ये जो पॉइंट है वो ए के पास है, ये पॉइंट इस माइनस क्यू से तो दूर है, ये पॉइंट ए प्लस क्यू के पास है और ये पॉइंट ए माइनस क्यू से दूर है, तो माइनस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पर वीक आएगा। तो E1 बड़ा है E2 से, तो नेट निकाल रहा हूं मैं इन दोनों मैग्नीट्यूड को आपस में मैच कर रहा हूं। ध्यान, मैं वेक्टर सम नहीं कर रहा हूं, वेक्टर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं कर रहा हूं। वेक्टर सम में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, डायरेक्शन नहीं है डाली, यहाँ डायरेक्शन नहीं डाली मैंने, ठीक है, डायरेक्शन का यूज कर लिया मैंने। दोनों अपोजिट थे वेक्टर्स तो उनके मैग्नीट्यूड माइनस होते हैं, माइनस कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान है। मेन जो कॉन्सेप्ट था बेटा यही है। तो ई नेट E1 माइनस E2, E1 और E2 ये रहे, डाल दो भाई। E1 के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? के क्यू। क्या बचा? अब इसको आप खुद से ना एक बार स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व कर लो ना, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है बड़ा आसान सा, ठीक है। स्क्रीन आप पॉज करके इजीली खुद से आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो के क्यू कॉमन, एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, होल स्क्वायर लग रहा है, इसके लगा देंगे ऑलरेडी। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ला रहा हूं भाई, आर प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन भी कर रहा हूं मैं हाथों हाथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r है ना, और इसको माइनस को इस वाले टर्म को यहां ले रहा हूं और ओपन भी कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r है, ठीक है। यार सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा इसको मत बनाना तुम, टफ है ना, आसान है एकदम। आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बेटा यह माइनस है, कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर ये माइनस का कट जाएगा, 2r है, ये 2r है और ये माइनस 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 प्लस 2r है, 4r है। तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी के क्यू कितना आया था? कितना आया था? 4r है ना, 4r है, 4r है, ध्यान रखना क्या है, 2r है, 2r है, 4r है, उस 4r को लिख रहा हूं मैं, 4r है, 4r a, 4r a। अब तुम बोलोगे ये क्यों लिखा है सर, बता रहा हूं, 4r को तोड़ दिया मैंने, 4r को तोड़ दिया, 4r मतलब 2a इंटू 2r, क्यों तोड़ा अभी मालूम पड़ेगा। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में दोनों पर होल स्क्वायर भूलना नहीं है। 4r क्यों तोड़ा मैंने, सोचो क्यों तोड़ा है, क्यों तोड़ा है 4r, बताओ ये क्या बन जाएगा, देखो ढूंढो ये क्या चीज है, क्या है ये, q इंटू 2 है, क्या था भाई, q इंटू 2 है डिस्प्ले, q इंटू 2 है, क्या है, q इंटू 2 है, क्या है, मैग्नीट्यूड है डायपोल मोमेंट का, ठीक है। तो E जो नेट आया हमारे पास, ये E नेट जो आ चुका है, E नेट, चलो वेक्टर बाद में लगा लेंगे, ये आया मैग्नीट्यूड में K, Q इंटू 2 की जगह P, 2r और नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। डायपोल एक्सिस पर जो इंटेंसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक। और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन दिख ही रही है ना यार, E1 और E2 में बड़ा क्या बताया था मैंने, E1 E2 में बड़ा कौन है, E1 E2 में बड़ा कौन था, E1 बड़ा था, तो इन दोनों में से अगर ये बड़ा ये छोटा है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, बड़े की तरफ, इधर, ये डायरेक्शन नेट, ये डायरेक्शन नेट। और इस डायरेक्शन का नाम क्या है, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, ये डायरेक्शन किसकी है, इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर, ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन नाम क्या दिया था अभी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी कैप। तो अगर मुझे इसको लिखना है वेक्टर में, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नेट
ऊपर वेक्टर क्या था 2kpr, देखो यहाँ पे 2kpr, पीछे लिखा मैं डायरेक्शन पी कैप क्यों आप समझ गए, पी कैप क्यों, पी कैप का मतलब था भाई ये डायरेक्शन E1 और E2 है, E1 बड़ा था तो ये डायरेक्शन ये E1 बड़ा है, तो E1 डायरेक्शन ये थी, ये वाला नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, ये पी कैप की डायरेक्शन थी, ठीक है। और ये आप चाहते हो तो भाई इस पी को, इसको, इस पी और इस पी कैप को मिला के, पी और पी कैप क्या होता है, पी और पी कैप दोनों मिला के पी वेक्टर होता है। तो ई जो नेट आ रहा है, ये नेट वेक्टर एट एक्सिस 2k p वेक्टर r एंड r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विद होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है कंप्लीट इंटेंसिटी विद डायरेक्शन, ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक्सिस पर वो p वेक्टर की ही डायरेक्शन में होती है। ई वेक्टर और p वेक्टर दोनों डायरेक्शन सेम है, एक चीज। दूसरी चीज यहां पर ना एक पॉइंट होता है बेटा, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोला था भाई स्टार्टिंग में कि भाई ये जो दोनों चार्ज होते हैं डायपोल के काफी पास रखे होते हैं, बहुत पास है, बहुत पास है। तो अगर मैं कुछ ज्यादा ही पास रख रहा हूं दोनों चार्जेस को, इतने पास है, ये इतने पास है कि इस डिस्टेंस r के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा हो जाए, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है a, ये इस r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट ए बहुत दूर है, ए बहुत दूर है, तो ये जो डिस्टेंस r है ये काफी ज्यादा हो जाएगा, और डायपोल इतना सा रह गया, पॉइंट बहुत दूर है, डायपोल इतना सा, इसे बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, क्या बोलते हैं, शॉर्ट डायपोल। तो अगर डायपोल शॉर्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डिस्टेंस r है वो काफी ज्यादा बड़ी है a से, तो काफी ज्यादा बड़ी है a से, तो आपको करना है a को करना है नेग्लेक्ट, यहां से आप a निकाल दो भाई, ये वाला a हटा दो, तो जो इंटेंसिटी बची ड्यू टू शॉर्ट डायपोल एट एक्सिस, इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू शॉर्ट डायपोल क्या बचा भाई, 2kp वेक्टर, a आप निकाल दोगे यहां से, a को करना है नेग्लेक्ट, यहाँ पर r स्क्वायर साथ में होल स्क्वायर, तो r की पावर 4, ऊपर एक r है, ऊपर एक r, नीचे r की पावर 4, तो बचेगा नीचे r क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल में अपना नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसमें अपन क्या करने वाले हैं, डायपोल के इक्वेटर पर आपको बताया था मैंने इक्वेटर कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो डायपोल के सेंटर से जाने वाली लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन है जो सेंटर से जा रही है, इस लाइन का नाम क्या था, डायपोल इक्वेटर, ठीक है। तो डायपोल इक्वेटर पर यहाँ पे कहीं इंटेंसिटी निकालने वाले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायपोल के इक्वेटर पर कितनी होती है, ठीक है, वो फाइंड करना। आ जाओ डायग्राम समझ लो एक बार, दो चार्ज दिख रहे हैं आपको क्लियरली, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां से तक की डिस्टेंस मैं 2 ले लेता हूं पहले की तरह, ये यहाँ एल लिया हुआ है, ये भी ए ले लेते हैं, है ना, ये ए ले लो और इसको भी आप ए ही कर लो, ठीक है। पहले ए लिया था अपन ने एक्सिस पर, तो ये ए, डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पी डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डी, क्यू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो क्या है, ए से लेकर ए, अरे यहां से यहां कितना हुआ 2a हुआ, तो ये है क्यू डी, क्यू इंटू 2a, राइट। चलो बढ़िया, अब डायरेक्शन क्या थी इसकी, डायरेक्शन तो ये रही, डायरेक्शन ये रही, इस डायरेक्शन का कुछ नाम दे दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इसका नाम चाहो तो आप पी कैप बोल दो, ठीक है। इस डायरेक्शन को आप पी कैप बोल सकते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज पी कैप, एक चीज। अब हमें इंटेंसिटी यहां निकालनी है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालनी है, कोई भी नाम देना, इस पॉइंट पी का, इस पॉइंट का नाम दे दो पी क्यू, जो भी देना दे दो, इसको यार ए बोलता हूं मैं ना, ए बोलता हूं, इस पॉइंट ए पर निकाल ली इंटेंसिटी, ठीक है। ये डिस्टेंस ए डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर, ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो आप बताना भाई कि ये नेगेटिव चार्ज है ये वाला, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या बताई थी, टेस्ट रख के देख लिया करो, टेस्ट चार्ज इधर भागेगा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इसको नाम दे देते हैं अपन E1, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी इधर आएगी, टेस्ट चार्ज हो गया इधर भागेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी इधर जाएगी, इसको बोल दो E2, है ना, क्यों, पॉजिटिव रखो टेस्ट चार्ज क्या होगा, इस वाले से रिपेल हो जाएगा, भाग जाएगा, सही है, बहुत बढ़िया। यार ये ए बोला है, ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी जाती है, ये ए है, ये आर, तो ये हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस, ऐसे ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप लोगों को पता है। सही है, ये पाइथागोरस, ये पाइथागोरस, बात खत्म। अब आ जाओ इस इंटेंसिटी E1 और E2 के फॉर्मूले बोलो। तो प्लस क्यू चार्ज की अगर मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, E1 प्लस क्यू चार्ज की, यहां पर जो इंटेंसिटी इधर आ रही है, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस ध्यान रखना, डिस्टेंस चार्ज से लेकर पॉइंट तक की, चार्ज से लेकर पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये है क्या, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये E1। अब E2 नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी E2 बोल देते हैं उसको, के क्यू इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, साइन मत डालना यहां पर, अपन सिर्फ लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, साइन नहीं डालना, ओनली मैग्नीट्यूड। के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस वही चार्ज से लेकर पॉइंट तक की, सेम ही तो है, सेम ही तो है। तो ये दोनों इंटेंसिटी के फॉर्मूले आ गए भाई, आगे ठीक। क्या करना है अब क्या करना है, रिजल्ट निकालेंगे। दो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये वाली है आपकी वाई एक्सिस। तो यार ये वाला ट्रायंगल ना और ये वाला ट्रायंगल एकदम सेम है, ये साइड सेम, ये साइड सेम, ठीक है, ये वैसा दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल दोनों सेम है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। ये एंगल थीटा तो ये भी कितना थीटा, क्यों ऑल्टरनेट, ये थीटा तो ये वाला, ये भी कितना थीटा, ये थीटा तो ये वाला भी कितना थीटा। देख लो यार एक बार, थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला थीटा 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 और थीटा के अपोजिट ये थीटा तो ये भी थीटा। क्या करने वाला हूं मैं, कंपोनेंट करने वाला हूं, वेक्टर को मत तोड़ेंगे, E1 E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है, दोनों इंटेंसिटी वेक्टर है, तोड़ दो भी, कंपोनेंट कर दो। E2 को ये वाला कंपोनेंट E2 cos, तो ये वाला E2 sin, है ना, जिधर थीटा एंगल है वहां पर cos, जिधर एंगल नहीं वहां पर sin, इतना तो हमें पता है अच्छे से। E1 का ये वाला कंपोनेंट, E1 का ये वाला कंपोनेंट, E1 cos, E1 का ये वाला, यहाँ थीटा आ रहा है ना, थीटा आ रहा है, तो इधर E1 cos और यहां वाला ये वाला E2 सॉरी E1 sin, सही कंपोनेंट कर दिया हमने E1 और E2 के। अगर E1 sin E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, और E1 E2 बराबर भी है, E1 E2 बराबर भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कौन से वर्टिकल कंपोनेंट्स, E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों इक्वल है, अपोजिट, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो दोनों कंपोनेंट ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड कर देता है। तो नेट जो इंटेंसिटी आएगी E नेट इज सम ऑफ E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, E नेट E1 और E2 cos थीटा का सम, बेटा E1 और ये रहे E1 E2, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में cos थीटा, ये डाल लिया E1, ये रहा E1 cos थीटा, ये रहा cos थीटा, ये रहा cos थीटा, E1 cos थीटा है या। अब ये E2 भी सेम ही तो है, E2 भी सेम है, साथ में cos थीटा। अब बेटा ये और ये दोनों सेम है, डबल कर लेते हैं यार, E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, तो डबल कर दिया मैंने यहाँ पर, दोनों ऐड कर दिए तो डबल कर लिया है, ठीक है। अब cos थीटा डायग्राम से cos बोलो कितना है, डायग्राम में जाके ढूंढो cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा हमने पढ़ा है सबने, cos थीटा b बाय होता है, cos थीटा 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 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है a, बेस क्या है a और हाइपोटेन्यूस क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का मतलब पावर हाफ, सही है, बोलो बोलो, ठीक है, हो गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या इसको नोटिस करो, ये क्यू ए और ये 2, इन तीनों को देखो, क्यू को 2 को और ए को, इन तीनों को एक साथ मिला दो, 2 क्यू ए, ये देखा 2 क्यू ए, क्यू इंटू 2 ए, क्या होता है क्यू इंटू 2 ए, क्या होता है क्यू इंटू 2 ए, डायपोल मोमेंट पी। तो आप क्या करो, ये सेंटेंस लिखो भाई, ई इज इक्वल्स टू, के को अपन छोड़ लेते हैं, के को अपन छोड़ लेते हैं, क्यू इंटू 2 ए, क्यू इंटू 2 ए, क्यू इंटू 2 ए इट इज पी, क्यू इंटू 2 ए इट इज पी, ये रहा बेटा, ये रहा क्यू इंटू 2 ए इज पी। नीचे क्या है, नीचे है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर पावर क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1, यहां पर क्या है हाफ, तो 1 और हाफ कितना हो गया 3/2। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, डायपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये आता है, एक चीज
अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर डाल दूं इनमें, तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन में आप डायग्राम में देखो, आपको डायरेक्शन दिख जाएगी क्लियरली। डायरेक्शन क्या है इसकी, इसकी डायरेक्शन क्या है मुझे बताओ। ये जो इंटेंसिटी यहाँ पर आई है, इक्वेटर पे आई है, ये इन दोनों के सम की वजह से आई है, और ये दोनों की डायरेक्शन में इधर की तरफ है, ये दोनों इधर की तरफ है, और ये डायरेक्शन किसकी है बेटा? अगर इस डायरेक्शन को आपने, इसको आपने पी कैप ऑलरेडी नाम दे रखा है, पी कैप इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये डायरेक्शन क्या है? अगर ये आई कैप तो ये माइनस आई कैप, ये जे कैप तो ये माइनस जे कैप, तो ये अगर पी कैप तो ये डायरेक्शन क्या होगी? माइनस पी कैप। तो ये डायरेक्शन क्या है? माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट पी इंटू पी कैप, पी इंटू पी कैप, ए इंटू ए कैप ए वेक्टर, तो पी इंटू पी कैप पी वेक्टर। तो के पी वेक्टर विद नेगेटिव साइन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। सो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है भाई? कि डायपोल के इक्वेटर पर जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है किसकी? इंटेंसिटी की। डायपोल के इक्वेटर पर वो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट आती है। डायपोल के इक्वेटर पर जो डायरेक्शन है किसकी? इंटेंसिटी की, वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आती है। ये नेगेटिव साइन का मतलब है। ठीक है, और अगर आपसे वही मैं बात बोलूं पहले की तरह, क्या भाई डायपोल तो छोटा सा है, डायपोल कैसा है? शॉर्ट डायपोल है। शॉर्ट का मतलब बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई ये आर काफी बड़ा है, पॉइंट बहुत दूर है, और डायपोल की इतनी सी लेंथ है, इतना सा छोटा सा डायपोल है, पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट बहुत दूर है, तो पॉइंट बहुत दूर है, तो ये आर काफी बड़ा है, आर काफी बड़ा है, डिस्टेंस बहुत छोटी सी है, आर बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत छोटी है, आर काफी बड़ा है, डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले में से? अगर जो चीज ए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ए, तो अगर ए बहुत छोटा है ए, तो क्या कर दूंगा? मैं उसको नेग्लेक्ट कर लूंगा, ए को मैं क्या कर रहा हूं? नेग्लेक्ट। तो इसको निकाल लो भाई, यहां से निकालते क्या मिलेगा? निकालते क्या मिलेगा? ई एट इक्वेटर माइनस के पी अपॉन, इसको निकाल दो भाई, ए को यहां से निकाल दो, क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर। क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर विद होल पावर 3/2। तो स्क्वायर से पावर ये बाय 2 कटेगा, क्या बचेगा? आर क्यूब। सही है भाई। तो ये है डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। शॉर्ट डायपोल कर लिया, डायरेक्शन देख लिया अपन ने, क्लियर है भाई। बड़े आगे एक बार अच्छे देख लो। देखो अगर तुम्हें वीडियो की स्पीड, मतलब मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है, तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, और अगर स्लो लग रही है, आपने काफी पढ़ा होगा अच्छे से, सिर्फ रिवाइज करना है, तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के ही वीडियो देखना। जो टॉपिक ढंग से क्लियर है उनको स्किप मारते आना। ठीक है, टाइम सेव करो अपना। आ जाओ भाई, अगेन डायपोल पर ही है। डायपोल को हमने रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। एक डायपोल है जो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसी लाइन से? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देख चुके, सारी लाइंस ड्रॉ करो पैरेलल, पैरेलल इक्वल गैप पर ड्रॉ करनी होती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म फील्ड का। इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक डायपोल आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। इस डायपोल को हम देखने वाले कि भाई अभी इस डायपोल पर टॉप लगेगा, एक घूम जाएगा। ठीक है, अब पहले तो एक चीज ध्यान से देखो आप, क्या जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम डिफाइन कर रहे थे, डेफिनेशन ये थी E इक्वल्स टू F बाई Q, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यार यहां से F कितना आएगा? F इक्वल्स टू Q, यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना? इंटेंसिटी है। ठीक है, तो अगर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर E है, यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर E है, तो अगर टेस्ट चार्ज डबल कर दूं तो फोर्स 2E, टेस्ट चार्ज 3 टाइम्स कर दूं तो फोर्स 3, चार्ज अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो फोर्स 4E, चार्ज अगर Q है तो फोर्स QE। अरे यार इसको मैंने यहाँ भेज दिया यार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज लेके आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज लेके आओगे तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है, हमें पता है कितना लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पर E है, चार्ज अगर आप Q लेके आओ, एनी चार्ज कोई सा भी चार्ज लेके आओगे तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? F इक्वल्स टू QE लगेगा। एक चीज सही। दूसरी चीज मुझे अच्छी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है? मतलब क्या पूछना चाह रहा हूं? देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, और पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चार्ज सरफेस मिलकर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है? इन दोनों की वजह से, इन दोनों सरफेस की वजह से यहाँ फील्ड किधर है? बोलो भाई, इसकी वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या? इंटेंसिटी की। इधर डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ती है? इंटेंसिटी की कैसे मालूम पड़ती है? E की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्ट चार्ज से बढ़ती है। यहां टेस्ट चार्ज हो गए, इससे दूर भागेगा, और वही टेस्ट चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा,
यहाँ टेस्ला रखा, इससे दूर भागेगा यहाँ, और वही टेस्ला इससे अट्रैक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख चुके हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या थी, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पर एंड करती है। तो पॉजिटिव से शुरू कर दिया, नेगेटिव पर एंड कर दिया, क्या करा इसमें, कोई नई बात नहीं करी मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज लेके आऊं प्लस क्यू और एक लेके आऊं माइनस क्यू, दो चार्ज फील्ड में रखें, दोनों चार्ज फील्ड में रखें, दोनों चार्ज फील्ड में रखें, तो दोनों चार्ज पर फोर्स देगा। या फील्ड में कोई सा भी चार्ज लेके आओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोर्स लगता ही है, हो सकता है, लगता है, बिल्कुल लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा। कहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, कहां लगेगा बताओ, इस पर कहां लगेगा बताओ, खुद ही बताओ। ये प्लस कहां भागेगा भाई, इधर भागेगा, और ये माइनस कहां भागेगा, इधर भागेगा। सिंपल सी बात है यार, प्लस माइनस से भाग जाएगा माइनस की तरफ, और ये जो माइनस चार्ज है वो प्लस की तरफ भाग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बैठे हो, ये वाला ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों पर फोर्स लगा। पहली बात, कितना लगा, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड QE। कहां लगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा था, सेम डायरेक्शन। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। देखो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स आता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है नहीं यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर ना यही कॉन्सेप्ट है। देखो ये डायपोल दिख रहा है आपको, ये वाला डायपोल, डायपोल की लेंथ L मान लो या D मान लो, अपन ने शायद D ले रखी है यार, L या D तुम्हारी इच्छा हो रही है ना, मैंने D कर दिया बस, ठीक है। डायपोल कोई रैंडम एंगल पर रखा हुआ है, ये एंगल है ये वाला, दिख रहा है एंगल, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। डायपोल मोमेंट कहां से कहां था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट ये रहा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, E वेक्टर और P वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। थीटा हो सकता है 0 हो, थीटा हो सकता है 60 हो, 45 हो, 180 हो, 90 हो, कुछ भी हो सकता है। सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट। ई वेक्टर और पी वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल है हमारा थीटा, पहली बात, ठीक है, थीटा मिल जाएगा हमें। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डायपोल के दोनों चार्ज रखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों ही चार्ज पर फोर्स लगाएगा, कितना, F इज टू QE, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इन इट्स ओन डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स यही लगेगा QE, जबकि इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स। तो इन दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू पर फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, QE मैग्नीट्यूड में QE दोनों बराबर है, बट डायरेक्शन एक इधर लगा और एक इधर लगा, रीजन ये था। अब मुझे एक बताओ, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल है और अपोजिट भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स, इस डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है भाई, 0 है। क्यों, QE है ना, तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन इस पॉइंट पर फोर्स, इस चार्ज पर फोर्स यहां लगा है, उस पर फोर्स यहां लगा है, तो अगर मैं इसको यहां खींचूं, आप इसको उतने ही फोर्स से यहां खींचो, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा। अगर आप इस पर यहां फोर्स लगाओ, मैं इस पर यहां लगाऊं ना फोर्स, इधर इधर इधर, तो ये घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा, घूम जाएगा मतलब क्या, घुमाने वाला कौन होता है, घुमाने वाला टॉर्क, सही। तो टॉर्क आपसे यहां पर पूछेंगे, और टॉर्क का बेटा फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स मिलकर जो घुमाने वाले फोर्स हैं, इसको उन दोनों में से कोई भी एक फोर्स यहां पर आपको डालना होता है, और उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ध्यान नहीं है। अब बेटा एक फोर्स यहां पर है, एक फोर्स यहां पर है, ये F है, ये F है, तो ये R क्या है, ये वाली डिस्टेंस नहीं होती यार, R ये वाली डिस्टेंस नहीं होती यार, R हमेशा इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये टॉर्क था जो आपने कभी हिलने पड़ा था, सही है। तो ये दोनों फोर्स QE यहां डालेंगे उठा के, F इक्वल्स टू QE एंड R परपेंडिकुलर मतलब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे इस डायग्राम में दिखेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली भाई, ये जो फोर्स जा रहा है ये वाला, और ये जो फोर्स जा रहा है ये वाला, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाली ये एंगल थीटा था, ये वाला एंगल भी थीटा है, ये थीटा था, ये थीटा। डिस्टेंस कौन सी चाहिए भाई, डिस्टेंस ये वाली, बेटा ये वाली चाहिए, दिख रहा है,
दिस इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर। आराम से निकल जाएगा। ये थीटा है तो बोलो भाई साइन थीटा कितना होता है, क्या होता है साइन थीटा, पी बाय एच। साइन थीटा इज पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कितना था, डी था ना, तो बोलो आर परपेंडिकुलर कितना आ गया, डी साइन थीटा। उठा के यहां डाल देना, यहाँ पे डी साइन थीटा डाल दिया। अब बोलो क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी क्या था, क्यू डी भूल गए, क्यू इंटू डी क्या था, पी बराबर क्यू डी, डायपोल मोमेंट पी इक्वल्स टू क्यू डी। तो डायपोल मोमेंट क्या था, पी इक्वल्स टू क्यू डी, तो क्यू इंटू डी को लिख दो पी ई साइन थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है भाई, पी साइन थीटा। तो टॉर्क का छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, खत्म बात। ठीक है, अब यहां पर भाई ये टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा आपको पता है, पी, क्यों यार साइन आ रहा है ना, साइन आ रहा है, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। कब होती है, थीटा 90 पर होती है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन हो जाएगा 1, मतलब मैक्सिमम। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पीई। सिंपल सी बात है। यही टॉर्क मिनिमम लगे ही ना, ये टॉर्क जीरो, टॉर्क मिनिमम लगना ही बंद हो गया, डायपोल नहीं घूम रहा। कब कब होगा ऐसा, कौन से एंगल पर होगा, आपने पढ़ा है भाई, साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0 साइन 180 इज आल्सो 0, मतलब थीटा 0 मतलब अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0, और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा 180, तो इन दोनों ही सिचुएशन में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अब क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग बोला था, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि नेट फोर्स ऑलरेडी 0 है, नेट फोर्स ऑलरेडी 0 ही चल रहा है, बट दो एंगल ऐसे भी आए हैं जहां नेट टॉर्क भी खत्म हो गया। तो नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क इन दो एंगल्स पे खत्म हो गया, ना तो नेट फोर्स है ना नेट टॉर्क है। इसका मतलब ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, डायपोल कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि भाई थीटा इक्वल्स टू 0, जहां पर नेट टॉर्क भी 0 हो गया, इससे बोलना है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इक्वल्स टू 180, इसे हम बोलेंगे क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अपन अभी चेक करने वाले हैं, वो जगह होती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट यही है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये टॉर्क हो गया। अब आप चाहते हो तो भाई ये टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा, इसको अगर वेक्टर में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, पी क्रॉस सी, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो टॉर्क को अगर लिखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है हमेशा टॉर्क। ठीक है, चलिए भाई अब डायपोल के अंदर अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पहले भी यूनिफॉर्म फील्ड में था, अभी भी यूनिफॉर्म फील्ड में ही है। क्या कर रहे हैं हम, इसको हम घुमा ले भाई, घुमा रहे हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमा रहे हैं। ठीक है, ये किसी एक एंगल पे रखा हुआ है, इसको किसी एंगल से घुमा के दूसरे एंगल तक लेके जाएंगे। एक एंगल से घुमा के दूसरे एंगल तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो वो वर्क निकालना है, उससे आपको डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वापस लो, डायपोल पर कुछ टॉर्क लग रहा है, हम उस डायपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक लेके जाने वाले हैं, थीटा 1 से थीटा 2। हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्डन से हमें कुछ एनर्जी मिलने वाली है, कितनी सी बात है। ठीक है, तो वर्डन का फॉर्मूला रोटेशन में, क्योंकि हम घुमा रहे हैं बेटा, तो रोटेशन में वर्डन आपने पढ़ा है, इससे निकलता है रोटेशन का वर्क है। एफ डी एक्स नहीं लगा सकते, एफ डॉट एस नहीं लगा सकते ना, रोटेशन का वर्क, घुमा रहे हैं, तो टॉर्क डी थीटा। बोलो भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन थीटा। कहां से कहां तक घुमा रहे हो, कहां से कहां तक घुमा रहे हो, कहां से कहां घुमा रहे हो भाई, थीटा 1 से थीटा 2। भाई डायपोल को आप घुमा रहे हो ना, तो किसी ना किसी एक एंगल से किसी दूसरे एंगल तक ले जाओगे, 0 से 30, 30 से 45, या 0 से 180, 90 से 120, पता नहीं क्या है ना। तो कोई ना कोई इनिशियल एंगल होगा, कोई ना कोई फाइनल एंगल होगा। तो पी और ई तो आप छोड़ दो, घुमा रहे हो तो थीटा चेंज होगा, घुमा रहे हो ना तो थीटा चेंज होगा। साइन का बोलो इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का बोलो, साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस होता है, थीटा 1 थीटा 2 हो गया। डाल दो भाई ये पीई एज इट इज, माइनस बाहर ले लिया, कॉस अपर लिमिट थीटा 2, कॉस लोअर लिमिट थीटा 1। तो ये आ गया आपका वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, थीटा 1 से
थीटा 2 तक घुमा के लेके जाओगे तो इतना वर्क होता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। देखो यार, रेफरेंस पॉइंट ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेना पड़ता है। जैसे अगर आप mgh डिफाइन करते हो ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर, यहाँ पर अगर ग्राउंड से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो ग्राउंड पर कितनी होती है? ग्राउंड पर कितनी मानते हैं? होती है तो क्या मानते हैं? अगर यहाँ से ग्राउंड से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो हम ग्राउंड पे कितनी मानते हैं? ग्राउंड पे मानते हैं हम 0, क्योंकि वहां पर बॉडी रखोगे तो वहां पर हाइट 0 हो जाएगी, हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक, तो ग्राउंड वो जगह है जिसको हमने एज्यूम कर रखा है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि हम हाइट यहाँ से ले रहे हैं। आप कहीं हो और से हाइट नापोगे, यहाँ जहां मैं खड़ा हूं वहां से नहीं, मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे चला जाऊं, अगर मैं वहां से हाइट नाप रहा हूं, मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं तो यहाँ से हाइट नाप रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। अगर मैंने ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर से ले लिया हाइट तो हाइट अलग आएगी उसी बॉडी की, समझो इस बात को। ठीक है, तो अगर आप हाइट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं से हाइट नापोगे। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप और नीचे जाके हाइट ले रहे हो, तो अगर हाइट अलग अलग आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रेफरेंस अलग है। रेफरेंस मतलब जहां से हाइट नापी है, जहां से हाइट नापी मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हम एज्यूम करते हैं, वो पॉइंट लेना होता है। भाई मैंने ये लिया है, यहाँ से हाइट नापी, आपने कहीं और लिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मैं घुमाना शुरू कर रहा हूँ θ1 से, θ1 इट इज जहां से मैं घुमा रहा हूँ ये 90 है, और θ2 इट मे बी एनी एंगल थीटा। θ1 मैंने फिक्स कर दिया कि भाई मैं 90 डिग्री वाली पोजीशन से घुमाना शुरू करूंगा एट एनी अदर एंगल थीटा। ठीक है, तो उस केस में ये जो वर्क आएगा बेटा कितना आएगा बताओ? इन दिस सिचुएशन ये जो वर्क है PE cos θ2 एंड cos θ1, θ1 90, ये जो वर्क डन आएगा आपके पास कितना आएगा? माइनस PE cos θ आएगा, cos 90 0 हो जाएगा। इसी को हमने डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम किया एट एनी पोजीशन थीटा, और एजम्पशन ये है कि मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो क्या लिया है? 90 डिग्री लिया है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहां से मैंने घुमाना शुरू किया है वहां पर हमने एज्यूम किया है पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये ठीक बेटा उसी तरह है जिस तरह से अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आऊंगा बॉडी को, तो मैंने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मैंने यहाँ की जगह यहाँ से बॉडी को उठा के ऊपर रखा है तो मैंने अब ये एज्यूम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh यहाँ 0 है, यहाँ की जगह यहाँ 0 है। ठीक है, तो इनिशियल जो पॉइंट है, इनिशियल जो हमारा रेफरेंस है, वहां जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करते हैं तो आपको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आगे भी डायपोल की एट एनी एंगल थीटा। अब एक चीज सोचो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ डाल दूं तो cos 0 कितना होता है भाई? cos 0 कितना होता है? 1 होता है। और अगर मैं यहां डाल दूं 180, थीटा 180, तो cos 180 कितना होता है? cos 180 कितना होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली, ये तो है मिनिमम और ये वाली है मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की मिनिमम होती है थीटा 0 पर, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पर, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है डायपोल की थीटा 180 डिग्री, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। सही, तो ये थे अपने डायपोल के सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट है अपने पास फ्लक्स के अंदर ही गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है बेसिकली? गॉस लॉ आपको सिखाता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर आपको निकालना है, जानना मैं किसी भी सरफेस की बात नहीं कर रहा, मैं अब किसी सर्कल की बात नहीं कर रहा, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अब बात कर रहा हूँ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब सिलेंडर, क्लोज सरफेस का मतलब स्फीयर, क्लोज सरफेस का मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह की किसी भी क्लोज सरफेस का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो वहां पर फ्लक्स निकालने का बेस्ट तरीका होता है गॉस लॉ। बड़ी आसानी से आपको फ्लक्स निकाल के दे देता है। किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर आपको निकालना है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फ्लक्स अगर E डॉट डी ए या E डॉट डी एस आप बोल रहे हो, है ना, तो गॉस लॉ ये बोलता है कि वो फ्लक्स हमेशा कितना आता है? QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। QN का मतलब वो चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर है, नेट चार्ज। QN इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जिस भी क्लोज सरफेस का आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसके अंदर का नेट चार्ज होता है QN। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट परमिटिविटी। जब तक मीडियम गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैक्यूम या एयर लेके चलते हैं, इन दैट केस अपन एप्सिलॉन यूज करते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। धरना एनी क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कोई सा भी चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, अंदर पूरी तरह से आ चुका है, ऐसे नहीं आधा बार आधा अंदर है, एनक्लोज चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और वो जो क्लोज सरफेस है उसका आप एक नाम दे सकते हो, क्या? गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस का एक नाम दे सकते हो गॉसियन सरफेस। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिख रहा है कि एक कोई रैंडम से कोई क्लोज सरफेस है ना, और इसके अंदर कौन कौन से चार्ज है, कौन कौन से चार्ज है? Q1 है, Q2 है, Q3, ये दोनों अंदर है या बाहर है? Q4 और Q5 बाहर है ना। तो जब आप गॉस लॉ लगाते हो ना, अभी मैं बताता हूँ, इसका छोटा सा प्रूफ देख लेंगे फटाक से। Q इनका मतलब क्या है? Q इनका मतलब ये सारा नहीं है, Q इनका मतलब ये सारा नहीं है, Q इनका मतलब सिर्फ ये अंदर वाले चार्ज, इनको देखना भी नहीं है, एकदम इग्नोर कर दो, बाहर वाले चार्ज को कंप्लीटली इग्नोर मार दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक चीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको दिखेगा कि जब आप बुक्स वगैरह देखो खोल के, यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल दिखेगा इंटीग्रेशन पे, एक छोटा सा सर्कल। ये सर्कल ये बता रहा है कि भाई ये जो आप यहाँ पर जिस सरफेस पर आप कर रहे हो इंटीग्रेशन, सरफेस कैसी है? क्लोज्ड है। यहाँ पर DA आ रहा है, DA रिप्रेजेंट्स एरिया, आप एरिया कर रहे हो, एरिया इंटीग्रेशन है, एक सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये सरफेस कैसी? क्लोज्ड है। उसका छोटा सा यहाँ पर एक सिंबल है, यहाँ पर सर्कल जैसा ये वाला। ठीक है, ध्यान ना, इसमें ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूले वार्मूले बदल जाएंगे, फॉर्मूले तो यार वही रहेंगे ना, फॉर्मूले यहाँ पर इंटीग्रेशन के वही रहेंगे, सिर्फ सिंबल है एक जो शो कर रहा है कि सरफेस अपनी कंप्लीटली क्लोज्ड है। ठीक, अब एक छोटा सा मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ है क्या? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। देखो, जैसे मान लो है ना, फॉर एग्जांपल क्या कि आपके पास एक स्फीयर है ना, स्फीयर मान लेना इसको, एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज बैठा हुआ है, स्फीयर के सेंटर पे क्या है? क्या हो गया भाई? एक चार्ज है प्लस क्यू, प्लस या माइनस भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। एरिया वेक्टर ले लें यहाँ पर, एरिया वेक्टर ये रहा, है ना। एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, स्फीयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गॉस लॉ स्फीयर के लिए ही वैलिड है, मैंने बोला फॉर एनी क्लोज सरफेस। स्फीयर के लिए बड़ा आसान सा प्रूफ है, इसलिए वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इजीली इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि बेटा मुझे फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स का फॉर्मूला E cos थीटा तो मुझे पता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी अभी आएगी ना। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? टेस्ला रख लो, डायरेक्शन कैसे देखते हैं? टेस्ला रख लो, टेस्ला रख के आपको डायरेक्शन मालूम पड़ जाती है, तो टेस्ला रखोगे यहाँ पर, वो इससे दूर भाग जाएगा, सही नहीं है। तो ये एक ही जगह काम करो यार, तो सर्कल है ना, स्फीयर है ना, सॉरी। तो यहाँ पर ना आप डी कर, उसको डी है, इस छोटे से पार्ट का फ्लक्स है यार, छोटे से पार्ट का फ्लक्स, डी का मतलब स्मॉल एरिया। क्योंकि बेटा हर जगह ना, हर जगह यहाँ पर भी लोगे ना, यहाँ पर डी है ना, अलग आ जाएगा, यहाँ का जो डी है वो अलग है, तो डायरेक्शन अलग है ना, ये डायरेक्शन तो अलग है। तो आप छोटे छोटे इस स्फीयर के छोटे 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 पार्ट में इसको आप तोड़ लो, डीए डीए डीए, और हर एक पार्ट का छोटा छोटा फ्लक्स निकाल के जोड़ दो, तो कर लेते हैं अपन। तो देखो मैं अगर करता हूँ इसका टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए से, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब सरफेस क्लोज है मेरी, ई डॉट डी ए। बेटा ई और डी ए दोनों डायरेक्शन कैसी है? यहाँ पर सेम है, ई और डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पर, एंगल हो जाएगा मेरा cos 0, एंगल हो जाएगा cos 0, ठीक है, हो गया। अब इंटेंसिटी इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होती है भाई? क्या बोला था? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बोला था ना अपन ने, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब ये डिस्टेंस, डी ए cos 0 1, और ये इंटीग्रेशन, ये बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, बाहर कर दिया मैंने, cos 0 1 हो गया मेरा। अब यार डी क्या था? डी एक छोटा सा एरिया, और ऐसे छोटे छोटे कितने एरिया? बहुत सारे एरिया, डी बहुत सारे एरिया। उन सारे डी को आप करोगे इंटीग्रेट मतलब सबको आप जोड़ोगे, सारे डी को आप जोड़ते चले जाओ, टोटल एरिया आएगा। डी सबको इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सारे डी को आप जोड़ोगे तो टोटल एरिया किसका एरिया भाई? मैंने स्फेरिकल सरफेस मानी थी, स्फीयर माना था, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, यहां लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू ये रहा एज इट इज, रेडियस आर स्क्वायर, के की वैल्यू आपको याद है भाई, कूलम्ब लॉ अपन पढ़ चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है यार। ये आ गया सब कुछ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो सिंपली मुझे मिलता है क्यू ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट।
तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आ रहा है इस क्लोज सरफेस का, इस क्लोज स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का, क्लोज सरफेस का कितना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा चार्ज, क्यू कौन सा चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर बैठा है, क्लोज सरफेस के अंदर बैठा है, और अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनका मतलब वो चार्ज, क्यू इनका मतलब वो चार्ज जो आपकी क्लोज सरफेस के अंदर है। तो मेरे क्लोज सरफेस के अंदर खाली क्यू था तो यहां पर क्यू आ गया। तो एक छोटा सा प्रूफ है, आ जाओ। अब यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन है कि बेटा आपके पास यहाँ पर एक लीनियर चार्ज है, एक वायर आप मान सकते हो कि उस वायर को अपन ने चार्ज किया हुआ है, और ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट मतलब काफी लेंथ है। अब काफी लेंथ का मतलब क्या होता है, ये बेटा वायर है, ठीक है, इस पर बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, और क्योंकि लेंथ है, लेंथ के लिए आपको बेटा लेमडा मिलने वाला है। लेमडा यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपको मिल जाएगा। इस वायर की वजह से हमें क्या करना है, किसी एक गिवन फील्ड पर, किसी एक गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एप्लीकेशन हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ई इंटेंसिटी ई निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बोले जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आर, इस आर के कंपेरिजन में ये लेंथ बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ तो मान लो 1 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है, ऐसे मान लो। तो ये जो वायर की लेंथ है वो इस आर के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है, आर बहुत छोटा है, वायर काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है या एक लीनियर चार्ज है कैसा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है सपोज ए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है। आप सोचोगे सर हम के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा लेंगे, हमने तो पढ़ लिया के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटेंसिटी होती है, बट अगर आपको याद हो जब अपन इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर निकाल रहे थे या यूज कर रहे थे, तो वहां पर ये जो क्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर में जो क्यू होता है बेटा, ये क्यू क्या होता है, पॉइंट चार्ज। क्या होता है, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज थोड़ी तो लीनियर चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज है, बड़ा सारा चार्ज है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ नहीं लगा सकते आप, के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से बनाना है, ये डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर अपन वही गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ लगाने वाले हैं। गॉस लॉ की सिंपल सी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, यहाँ पर अभी कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर अपन एक ऐसी, देखो अपन ने बोला था जब अपन ने गॉस लॉ पढ़ा था तो वहां पर बोला था फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। शेप क्या है या साइज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज पर। तो यहाँ पर मैं जो सरफेस बनाऊंगा बेटा, ऐसी सरफेस में बनाऊं जिसका मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर पाऊं, फ्लक्स ई ए कॉस थीटा या इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वो मुझसे कैलकुलेट हो, क्योंकि आप यहाँ पर सरफेस तो बहुत सारे क्लोज सरफेस, सरफेस ऑफ सिलेंडर या स्फीयर या क्यूब, क्यूबॉइड कुछ ना सकते हो आप, है ना, लेकिन अपन ने बना तो ली, आप उसका फ्लक्स कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, क्या मतलब है उस चीज का, ठीक है। यहाँ पर अपन ऐसी सरफेस बनाएंगे जिसका हम फ्लक्स इजीली निकाल पाए, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या करना है, एक मैं यहाँ पर एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, ये है कौन सरफेस, ये है अपनी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होती है ताकि हम गॉस लॉ लगा पाए। दिस इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। शेप क्या ली है इसकी, सिलेंड्रिकल ली है, रेडियस इसकी आर है, क्योंकि इमेजिन क्या है तो इसकी हाइट या लेंथ कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। एच ले लो, मैंने एल ले लिया, इमेजिनरी है ये, ठीक है। हमने सिलेंडर इसलिए इमेजिन किया है क्योंकि हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस का अभी देखना आप फ्लक्स इजीली निकाल पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर की जगह स्फीयर लेता स्फेरिकल सरफेस, तो फ्लक्स पास तो हो रहा होता, बट उसको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आती है, नहीं कर पाओ कैलकुलेट, ठीक है। तो ऐसे फ्लक्स, ऐसी सरफेस ही मैं क्यों बनाऊं जिसका मैं फ्लक्स निकाल पा रहा, तो क्या करूंगा मैं वो सरफेस इमेजिन करके। तो हम सिलेंडर के सरफेस बना रहे हैं जो आपको दिख रही है, इस सिलेंडर सरफेस का फ्लक्स इजीली अभी आपको निकलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपके पास डायग्राम हुआ। अब हम यहाँ पर हम बोले भाई गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिखी मैंने। तो इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स देखो ध्यान से आप, इस पूरे सिलेंडर के फ्लक्स को आप चाहो तो 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। सिलेंडर का फ्लक्स निकालेंगे हम, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ पर का फ्लक्स निकालता हूं मैं, ये वाला जो फ्लक्स है मतलब इस पूरे का ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसका फ्लक्स, फिर नीचे वाले सर्कुलर पार्ट इसका फ्लक्स, फिर साइड वाले कर्व सरफेस का, तीनों का फ्लक्स। बड़े यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर ये रहा,
यहाँ का एरिया वेक्टर का क्या होगा, इधर ले लेना अपोजिट, इधर इंटेंसिटी हमें फ्लक्स निकालना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए या ई ए कॉस थीटा। थोड़ा पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ये चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा। ई और ए में कितना एंगल है, ई और ए कितना एंगल है, 90। तो अगर बेटा मैं इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालने के लिए, इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालने के लिए इस फ्लक्स को 3 पार्ट में तोड़ दूं, phi 1, phi 2 और phi 3 में, phi 3 में तोड़ दूं और फिर गॉस लॉ, दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस इज q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। phi इज इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन। phi क्या है, फ्लक्स है किसका भाई, सिलेंडर का। सिलेंडर के फ्लक्स को मैं 3 पार्ट में लिख रहा हूं, 3 पार्ट में बेटा यहाँ का जो फ्लक्स है कितना एंगल है, 90, यहाँ कितना एंगल 90, तो ये दोनों फ्लक्स तो मेरे कितने हो गए, 0 हो गए। कितने हो गए, 0 हो गए। हो गए नहीं हो गए, क्यों, एंगल 90 है। अब यहां जब निकालोगे तो बोलो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पता होना चाहिए डायरेक्शन में दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इंटेंसिटी डायरेक्शन में, ऐसा रख दिया करो यार। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहां होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये ई और ए किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ई एंड ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ई भी इधर ही है, ए भी इधर ही है, ई और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, तो फ्लक्स लिख दो आप ई ए cos 0, सही है, cos 0 1। तो a इंटू ए, इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया यार। ए देखो इन सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स पर। ये जो फ्लक्स आप निकाल रहे हो इसका देखो, आपने सिलेंडर को 3 पार्ट में तोड़ा, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये वाला, ये वाला। अब इस पार्ट के सी से इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इस सरफेस के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस वायर से कैसी है, सेम है। तो इन सारे पॉइंट्स पर, इन सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कैसा आएगा, सेम आएगा। तो ई सेम। और एरिया, इस सी से का एरिया कितना होता है, धरना इन तीनों फेस में से एक, 2 और ये 3, तीनों फेस में से 2 फेस का फ्लक्स 0 हो चुका है, ऊपर और नीचे वाली ये बच रही है सी से। तो इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ दिस सी है कितना होता है भाई, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर एच, एच क्या है यहाँ पर एल ले रखा है, सही है। बताओ क्यू इन कौन सा चार्ज है, क्यू इन कौन सा चार्ज है, क्यू इन वो चार्ज होता है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। जब आप गॉस लगाते हो तो गॉस में जो क्लोज सरफेस होती है उसके अंदर वाला चार्ज। तो बड़ा मुझे चार्ज चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए, कौन सा चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए ये वाला, अंदर वाला, ये नहीं चाहिए, ये तो बाहर है, ये नहीं चाहिए, ये बाहर है, ये वाला चार्ज चाहिए, यहां से यहां तक ये चार्ज, और यहां से तक की ये लेंथ कितनी है, एल। तो इस एल लेंथ का चार्ज कितना होगा बताओ, आपको लेमडा दे रखा है, लेमडा दे रखा है ना, तो अगर लेमडा दे रखा है और एल लेंथ का चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज लेमडा दे रखा है, तो किसी भी एल लेंथ का चार्ज क्या होता है, लेमडा है। लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा भैया लेमडा आपको मिलेगा। तो लेमडा इनटू दैट लेंथ, जितनी भी लेंथ का चार्ज निकालना, लेमडा क्या था, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर का चार्ज लेमडा है, 2 सेंटीमीटर पर 2 लेमडा, 3 सेंटीमीटर पर 3 लेमडा, एल सेंटीमीटर पर एल लेमडा, सही नहीं है। तो ये यहां से तक का जो चार्ज है, अच्छा भाई देखो यहां से यहां तक का जो चार्ज है, यहां से तक की लेंथ क्या थी एल, तो ये चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल। फिर लेमडा को एल से मल्टीप्लाई करते चार्ज मिल जाता है, लेमडा इज चार्ज ऑन यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ का चार्ज इतना। अब आप एल से एल काट देना यार, एल से एल काट दो, बोलो क्या आ रही है इंटेंसिटी, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, बस ये भी इंटेंसिटी है। क्या आ गई, इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। ई और आर में अगर ग्राफ प्लॉट करना है, ई और आर में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ई और आर में क्या रिलेशन है भाई, इनवर्सली। देखो ई और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ई और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, सही। चलिए ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन। डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली क्या हम करना चाह रहे हैं। आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक शीट है, शीट का मतलब जिसका एरिया होगा। अभी आपके पास इनफाइनाइट लीनियर चार्ज था, लीनियर चार्ज, लेंथ थी, यहाँ पर शीट है तो एरिया होगा।
तो शीट है बेटा, एरिया है, तो आपको बताया था यहाँ पर सिग्मा मिलेगा आपको। आपके पास तीन तरह की डेंसिटी है, लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा होती है लेंथ के लिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा होती है एरिया के लिए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस शीट की वजह से, एक शीट है बेटा इनफाइनाइट शीट, कुछ ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी हुई बड़ी सारी शीट है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। तो इस इनफाइनाइट शीट की वजह से यहां पर आपको कहीं ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, यहां निकालनी है इंटेंसिटी। अब बेटा मैं इंटेंसिटी यहां निकालूं या उतनी ही डिस्टेंस पे शीट के पीछे निकालूं, यहां निकालूं। तो ये शीट क्या खड़ी है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इधर, और उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। शीट के इधर और इधर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब वही बात क्या कि भाई आपको क्या करना है, गॉस लॉ लगाना है। ठीक है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो गॉस लॉ की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो पहला काम तो क्या, हमें क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो यहां पर वही बात है, ऐसी सरफेस इमेजिन करो जिसका आप फ्लक्स निकाल पाओ। ऐसी कोई सी भी सरफेस इमेजिन नहीं करनी जिसका हम फ्लक्स ही नहीं निकाल पा रहे। तो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, सरफेस इस तरह से, वो सरफेस आपको इमेजिन करनी है जिसका हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाए। पहले वाले क्वेश्चन में सिलेंडर लिया था जिसका फ्लक्स हम इजीली निकाल पाए थे आराम से, अपन ने 5-1, 5-2, 5-3 तीन टुकड़ों में फ्लक्स निकाला था, 2 + 0 हो गए थे और एक आराम से एक कॉस से सॉल्व हो गया था, ए डॉट डी इंटीग्रेशन से सॉल्व हो गया था, है ना। ऐसे यहाँ पर भी सिलेंडर बना दिया, आपको दिख रहा है डायग्राम में क्लियरली, अच्छा डायग्राम ये वाला। ठीक है, तो अपन ने आके सिलेंडर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों जगह इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कैसा होगा, सेम ही होगा, है ना। उधर एक पॉइंट, उधर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट, दोनों पॉइंट कवर कर लिए, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दी, गॉसियन सरफेस। ठीक है, आ जाओ। अब अच्छा एक चीज, ये जो सिलेंडर आर पार गया है शीट के, है ना, पहली बात तो इमेजिनरी है, तो इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको कुछ इमेजिन कर लो यार। सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो होगा ना, क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको ए मान लो टोटल। आप डी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डी ले सकते हो, यहाँ पे जो डी दे रखा है डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो डी भी, है ना, डी ले लो चलेगा, ई डॉट डी से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, वैसे कर लेता है। तो पूरे सिलेंडर का फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए। मैं इसको फिर से 3 पार्ट में तोड़ दूं, 5-1, 5-2, 5-3, वही रीजन क्या है बेटा, वही सेम रीजन है। सिलेंडर का फ्लक्स निकाल रहे हैं, पूरे सिलेंडर का, पूरी गॉसियन सरफेस का, इधर का फ्लक्स निकालूंगा 5-1, इधर का फ्लक्स निकालूंगा 5-2, और सी ए से कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स निकाल लूंगा मैं, निकाल दूंगा। तो 3 फ्लक्स लिख दो आप, ई डॉट डी ए लगा लो भी, ई डॉट डी ए लिख लो, ई डॉट डी ए लिख लो आप, है ना। ये फर्स्ट हो जाएगा ई डॉट डी ए, लिमिट नहीं लगा ना मैं, है ना, फर्स्ट फेज का, फिर ई डॉट डी आप लिख देना, है ना। सिंपल ये कॉन्सेप्ट से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, तो बस करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना। तो ये तीनों का अलग अलग फ्लक्स आप निकाल लो, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा सिलेंडर का, क्यू में एप्सिलॉन गॉस लॉ लग जाएगा, फिर पाई क्यू में एप्सिलॉन, सही नहीं है। अब बोलो यार, ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, फर्स्ट सरफेस ये वाला, इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, एरिया वेक्टर यहाँ है, और ये जो ई है वो भी यही है ना, तो एरिया वेक्टर इधर, और ई कहां से आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से। तो शीट खड़ी है ऐसे, शीट खड़ी है ऐसे, तो यहाँ पर इंटेंसिटी इधर आएगी, और ये जो सिलेंडर रखा है इसका ये जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी वहीं आएगा। तो ई और ए सेम डायरेक्शन में, ई और ए सेम डायरेक्शन में, तो ई डी ए कॉस 0, ई डी कॉस 0 cos 0 1 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी अवे, पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इंटेंसिटी अवे, एरिया वेक्टर हमेशा वही इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इंटेंसिटी अवे, पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इंटेंसिटी अवे, और इसका एरिया वेक्टर इधर अगेन वही cos 0 हो जाएगा। सेकंड वाला फ्लक्स ई डी ए cos 0 1 हो जाएगा। थर्ड वाला बेटा यहाँ देखो, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसी ना, यहां देख लो एरिया वेक्टर, यहां देख लो एरिया वेक्टर, यहां देख लो एरिया वेक्टर, सी एस ए थर्ड पार्ट या थर्ड सरफेस जो बच रही है हमारी सिलेंडर की, सी एस ए कर्व सरफेस, तो एरिया वेक्टर यहां ले लो सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां ले लो सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस पॉजिटिव चार्ज की शीट की वजह से यहां पर इंटेंसिटी इधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से यहां पर इंटेंसिटी यहां आएगी, पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से यहां इंटेंसिटी इधर आएगी। कितना एंगल आ रहा है हर जगह, कितना एंगल है, कितना एंगल है ई और एरिया वेक्टर में, ई में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, ई डी cos 90 0, सही है नहीं है, सही है ना।
अब क्या क्यू इन क्या है यार, क्यू इन क्या है, वो चार्ज जो सिलेंडर के अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है क्यू इन गॉस लॉ के अंदर। गॉस लॉ में क्यू इन क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज। बेटा अंदर वाला चार्ज, ये वाला अंदर वाला चार्ज मतलब ये आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो, अगर यहाँ से ये ओपन हो जाता तो मुझे यही चार्ज चाहिए, इतना चार्ज। इस शीट के आर पार ये सिलेंडर निकल गया, आर पार। अगर ये टोटल एरिया ए मान रखा है हमने, टोटल एरिया ए मान रखा है, अरे डीए ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, डीए ले लो कोई दिक्कत नहीं, ए से कर रहा हूं मैं तो। टोटल एरिया ए है तो ये वाला एरिया भी ए है ना, ये वाला टोटल मतलब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, टोटल मतलब ये सी ए से वी से समझने वाला ना मैं, टोटल मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कुलर पार्ट का एरिया, सर्कुलर पार्ट का एरिया ए। तो बड़ा ये जो सिलेंडर आर पर हुआ, आर पर गया, ये शीट का कितना एरिया कट करेगा, ये कितना एरिया होगा, ये कितना एरिया होगा भाई, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। तो हमें शीट का उतना ही हमें ये चार्ज नहीं चाहिए गॉसियन सरफेस के बाहर है, ये चार्ज नहीं चाहिए क्लोज सरफेस के बाहर है, हमें चार्ज चाहिए अंदर वाला, ये जो कितने एरिया में बैठा, ये कितना एरिया, ए एरिया। ए एरिया का चार्ज कैसे निकालते हैं, सिग्मा की हेल्प से भाई। ए एरिया का चार्ज कैसे निकालते हैं, सिग्मा की हेल्प से। ए एरिया का चार्ज सिग्मा की हेल्प से कैसे निकलता है, क्यू बराबर चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए, चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए। बोलो सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना है सिग्मा इनटू ए। कौन सा चार्ज, अंदर वाला चार्ज, शीट का वो पार्ट जो सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज निकालना है, सिलेंडर के अंदर शीट का ए एरिया आया, ए ये ए ये ए ए ए ए, तो ए एरिया का चार्ज सिग्मा है, ठीक है। अब यार ई, इन सारे पॉइंट पर इंटेंसिटी, इन सारे पॉइंट की इंटेंसिटी सेम है, सारे पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम है। और डी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डी मतलब छोटे 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 एरिया, तो जोड़ते चले जाओ तो आपको फर्स्ट सरफेस का, फर्स्ट सरफेस ये थी, फर्स्ट सरफेस का पूरा एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन डी मतलब पूरा एरिया, पूरा एरिया किसका, फर्स्ट सरफेस का। ये कितना एरिया है, ये वाला कितना एरिया है, ए। तो सिंपली बेटा ये ई इंटू ए है, ये ई, ये भी कितना है, ई। हर जगह इन सारे पॉइंट्स पर ई कैसी थी, इन सारे पॉइंट्स पर ई कैसी थी, सेम सेम है। क्यों, क्योंकि शीट से ये सारे पॉइंट बराबर दूरी पर है, इनफाइनाइट शीट है बहुत बड़ी सारी, ये सारे पॉइंट शीट से बराबर दूरी पर है, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। डी एक छोटा सा एरिया ले लो, डी एक छोटा सा एरिया, तो डी ए जोड़ते चले जाओ तो पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आएगा। पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया ये वाला, बढ़ गया, ये कितना है पूरा एरिया, ए है, तो ये भी हो जाएगा ई है बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, खत्म बात। ई ए टू ई ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। अब ए से ए काट दो यार, ए से ए गया तो फाइनल बताओ कितना बचा, ए से ए गया तो ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन, तो ये आपकी इंटेंसिटी हो गई, क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई, ठीक। अब इसमें क्या, इस पॉइंट की डिस्टेंस आर आ रही है क्या, ये वाली जो डिस्टेंस है शीट से, ये पॉइंट अगर आर डिस्टेंस पर था, शीट से ये पॉइंट अगर आर डिस्टेंस पर था तो इसमें आर आया नहीं आया, आर आया नहीं आया, मतलब ये जो इंटेंसिटी बेटा ये आर से इंडिपेंडेंट है, आर से इंडिपेंडेंट है, आर पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट है, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी आर के साथ, ठीक है। एक इनफाइनाइट शीट थी, कांस्टेंट इंटेंसिटी आ रही है, एक ग्राफ आ गया, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्मूला अलग है, ये वाला फॉर्मूला अलग है, क्या दिक्कत है, ग्राफ भी अलग है, ठीक है। चलिए ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन होगी। अब हमारे पास एक और एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एक शेल है, शेल है ना, एक स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब होलो है, अंदर कुछ भी नहीं है, चार्ज अंदर नहीं बेटा, चार्ज सारा का सारा सरफेस पर है, अंदर खाली है ना, खाली, ठीक है। और टोटल चार्ज क्यू मिलेगा आपको, कोई ना कुछ चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज क्यू है, इस स्फीयर की रेडियस भी आपको मिल जाएगी कुछ ना कुछ, वो आर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बाहर पहले हम निकाल रहे हैं बाहर की तरफ इंटेंसिटी, बाहर की तरफ, अंदर भी निकालेंगे बाहर भी निकालेंगे, तो बाहर की तरफ यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर निकालेंगे अपन इंटेंसिटी, ठीक है, निकालना। देखो तो यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है, एक फटाफट से क्या बना लो आप, एक गॉसियन सर्कल बना लो, देखो ध्यान से, गॉसियन सर्कल बनाएंगे, ये मान लो गॉसियन सरफेस है भाई, ठीक है, ये आपका एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट से जाती हुई, देखो हर बार जब भी मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है तो वो गॉसियन सरफेस, वो क्लोज सरफेस हमेशा उस पॉइंट से पास होती है जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना, जिस जगह आप, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो
उस पॉइंट से पास होती हुई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। तो यहां निकालनी है मुझे इंटेंसिटी, मैं बाहर निकाल रहा हूं, या फर्स्ट केस है हम बाहर निकाल रहे हैं आउटसाइड, इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड जो पॉइंट ले रखा है ये वाला बेटा पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, और स्मॉल आर आपको दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से कैपिटल आर से बड़ा है। ये जो पॉइंट है डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हम सारी सेंटर से लेंगे, सरफेस से नहीं है। ये बेटा डिस्टेंस सरफेस से नहीं है, डिस्टेंस कहां से, सेंटर से। तो सेंटर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो स्मॉल आर जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कैपिटल आर से तो बड़ी है, हम बाहर है। गॉसियन सरफेस आ चुकी है, बोलो भाई ये अगर इसको मैं डी ए वेक्टर बोलूं, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो भी इधर ही आएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऐसे। अभी टेस्ट रखा करो हमेशा, जब भी डायरेक्शन निकालनी है इंटेंसिटी टेस्ट रखा करो, दूर भाग जाएगा। ई और डी ए किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो मैं लगा रहा हूं गॉस लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन, ये गॉस लॉ आ गया। ई डॉट डी ए मतलब ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा कितना, 1। क्यू इन क्या है, क्यू इन वो चार्ज है, वो चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर आपको ये पूरा का पूरा स्फीयर दिख रहा है। ये जो स्फीयर गिवन है क्वेश्चन में, जो एप्लीकेशन आप कर रहे हो, पूरा स्फीयर बेटा इस गॉसियन सरफेस के ही अंदर है। तो अगर ये स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है तो बेटा ये पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर, पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर, पूरा चार्ज कितना है ये कैपिटल की, पूरा का पूरा चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा चार्ज हमें वो चार्ज लेना होता है क्यू इन वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज आ गया, ठीक है। अब cos 0 1 करेंगे, ये जो इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो इस पॉइंट पर बेटा, अब ये इंटेंसिटी यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ 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 हर जगह इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस कैसी है, सेम है, सेम है। तो ये जो इंटेंसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। ई को बाहर करो, ई को आप बाहर करो, ई को आप बाहर करो, ये जो ई है इसको आप बाहर ले लो, अंदर रह जाएगा डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और डी ए बड़ा एक छोटा सा एरिया था, ये डी ए था छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन डी ए, सारे के सारे डी ए को जोड़ते जाओ, डी ए जितने भी डी ए आएंगे, जितने भी डी ए सबको जोड़ते चले जाओ, तो टोटल एरिया है क्या, ये डी ए, इंटीग्रेशन डी ए। तो टोटल एरिया किसका, इस सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस का जिसका आपने फ्लक्स निकालना है। तो गॉसियन सरफेस कैसी स्फेरिकल है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बस खत्म, ई बराबर क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे ले जाओ, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले जाओ, साथ में क्या एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंटेंसिटी आ गई आउटसाइड, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो भाई, ई आउटसाइड जो आई है इंटेंसिटी, अगर आपको याद हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के होता है कूलम्ब कांस्टेंट की। तो ये है इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर, कहां, बाहर, कहां, बाहर, खत्म, सही है, सही नहीं है। चलो अब हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी अंदर की तरफ, ठीक है। अब मैं इसी में कर दूं, इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं ना, ओ तो ऐसे लगता है यार भाई, ठीक है। अरे नहीं देखो यार, नो सिलेक्शन हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है, वो क्या गया इसको, हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप यहाँ ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, सरफेस पे। मुझे ना इंटेंसिटी यहां निकालनी है ना, यहां निकालनी है अंदर, हम इंटेंसिटी ले रहे हैं सेकंड केस में इनसाइड, अंदर निकालनी है इंटेंसिटी, तो इनसाइड
इनसाइड जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो बेटा उस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर, इस बार ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर से छोटा है ना, इस बार देख लो ध्यान से, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो पॉइंट ये रहा, और इस पॉइंट की डिस्टेंस सरफेस सॉरी स्फीयर के सेंटर से कितनी, स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से छोटा है। कैपिटल आर क्या है, इस गिवन स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। तो स्मॉल आर इस बार छोटा है, पहले स्मॉल आर बड़ा था भाई, दो केस है ना। चलिए मुझे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा इसको। डायरेक्ट का मतलब क्या, डायरेक्ट का मतलब ये, अगर मैं फ्लक्स निकालूं गॉस लॉ से ई डॉट डी ए लगाऊंगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, ये गॉस लॉ है। आप खुद देख के बताओ कि ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या ये सारा चार्ज जो गिवन था वो गॉसियन सरफेस के अंदर है या बाहर है? ये सारा चार्ज, ये सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है बाहर है? इस ध्यान ना, गॉसियन सरफेस ये नहीं है, ये वाली बनाई है अभी अभी, ये है गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है? जीरो है यार, सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रह गया ना। हम स्फीयर के अंदर जा चुके हैं, जहां निकालनी है इंटेंसिटी वो पॉइंट अंदर है, तो मेरी जो गॉसियन सरफेस वो अंदर आ गई, अंदर आ गई तो अंदर तुम्हें चार्ज दिख ही रहा है, सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। और जब गॉस लॉ लगाते हो तो गॉस लॉ में क्यू इन क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज तो है नहीं, जब है नहीं तो इसको आप जीरो कर दो, ये जीरो हो जाएगा, तो ई डॉट डी जीरो हो जाएगा। अब ई डॉट डी जीरो हो जाएगा, ई डॉट डी अगर आप जीरो लिख रहे हो इसका मतलब क्या है, क्या जीरो है, क्या जीरो है, इंटेंसिटी कितनी है अंदर, जीरो है, अंदर इंटेंसिटी खत्म, जीरो है, अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं है भाई, अंदर इंटेंसिटी नहीं है। बात समझ में नहीं आई यार, ठीक है, अंदर जो इंटेंसिटी है वो नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, बस अंदर इंटेंसिटी है ही नहीं, सही। अच्छा अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। अब ग्राफ हम यही बना लेंगे, देखो यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ई और आर पे मैं ग्राफ, इसे तो आप ले लो क्या, ये है ओरिजिन मतलब सेंटर यार, ये सेंटर, जैसे जैसे आप यहां से आगे चलोगे, इस सेंटर से बाहर चलोगे, इस सेंटर से आगे बढ़ोगे तो स्मॉल आर जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। स्मॉल आर कैपिटल आर का मतलब क्या होगा यार, हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, यहां पर जो स्मॉल आर डिस्टेंस थी सेंटर से वो कैपिटल आर से छोटी थी। कैपिटल आर क्या है, रेडियस थी इस स्फीयर की, ध्यान समझना। और अगर मैं यहां आ जाता हूं, यहां स्मॉल आर क्या है, बड़ा, स्मॉल आर का मतलब एक डिस्टेंस है यार, स्मॉल आर इज अ वेरिएबल जो हम सेंटर से ले रहे हैं। सेंटर से यहां जाऊंगा तो स्मॉल आर ये डिस्टेंस है, सेंटर से अगर मैं यहीं ले जाऊंगा तो स्मॉल आर ये डिस्टेंस है। तो अगर मैं स्मॉल आर कैपिटल आर लिख रहा हूं, उसका मतलब मैं कहां हूं, मैं यहां पर हूं, यहां पर कहीं और हूं, मैं कहां हूं, स्मॉल आर, ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है, तो कैपिटल आर के बराबर की डिस्टेंस मतलब यहां सरफेस पर हूं। ग्राफ को दो पार्ट में तोड़ लो, ये है आपके स्फीयर का सरफेस, स्फीयर की सरफेस, इसके बाहर की तरफ स्मॉल आर बड़ा है, इसके अंदर स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, अंदर क्या है, स्मॉल आर छोटा है। बताओ अब क्या, यहां इंटेंसिटी अंदर, अंदर जो इंटेंसिटी आई है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड ये लिखा हुआ, क्या रिलेशन आर के साथ, क्या रिलेशन आर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम कहां पर है इंटेंसिटी, मैक्सिमम कहां पर है इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम है स्फीयर की सरफेस पर, है ना, सरफेस पर जो इंटेंसिटी वो मैक्सिमम है। अंदर इंटेंसिटी जीरो है, बाहर इंटेंसिटी क्या है, 1/r², ऐसे जाती जा रही है ना। सरफेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सरफेस पर निकालना इंटेंसिटी, तो स्मॉल आर सरफेस पर, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर पॉइंट की डिस्टेंस, और पॉइंट अगर मेरा सरफेस पर ही है तो स्मॉल आर की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी, आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, यहाँ इंटेंसिटी अगर लिखनी है, यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी आएगी बेटा, ये आएगी E ऑन द सरफेस के क्यू बाय स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर लिख देना।
ठीक है। तो यहाँ जो इंटेंसिटी वो अंदर 0 थी, बाहर के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर है, एंड ऑन द सरफेस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। बात समझ आई भाई? ठीक, तो ये थी हमारी गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, और ये था आपका चैप्टर 1 एनसीईआरटी के। अपन ने सारे टॉपिक कवर किए, ठीक है, सारे टॉपिक कवर किए अपन ने एनसीईआरटी के, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने टच कर लिया। ठीक है बेटा, तो ढंग से इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर है उनको आप या तो स्किप कर देना या थोड़ा सा पॉज पर फॉरवर्ड करके देख लेना जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो की अगर स्पीड मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है, जैसे नहीं लग रही होगी, स्लो लग रही है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, और अगर थोड़ा तेज लग रही है तो आप स्लो कर लेना, वीडियो ज्यादा बार देख लेना। जैसे ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है, ठीक है, आई थिंक 3-4 घंटे हो गया होगा। ठीक, फिर भी अपन ने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स में कवर किया, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के सारे टॉपिक वहां पर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।